जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है गिरिधर मामड़ी जी, जिनको आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में सुनते हैं और बेहतरीन विश्लेषण के लिए सर जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका सर एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते अंबर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सर, ईरान जो है पिछले कई हफ्ते से चर्चा का केंद्र बना हुआ है और जो प्राइसिंग ईरान में हमने एक बार फिर से देखी, जो ट्रेडर्स ईरान के सड़कों पर आए, जो रियाल का हाल हुआ है उसके चलते, और उसके बाद स्टूडेंट्स और महिलाएं सब इसमें शामिल हो गई। और आउटराइटली डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई आपको हम हेल्प पहुंचा रहे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लो। और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भड़काने की जो पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके साथ ही ये भी क्लैरिटी आ गई है कि अगर यूएस स्ट्राइक करता है तो जो लोग सड़कों पर भी हैं वो भी एकजुट हो जाएंगे। और ये बात सर मैंने भी पहले जो असेसमेंट किया उसमें बोली थी कि क्योंकि जितना मैं ईरान के बारे में जानती हूँ और मुझे इतनी इतनी जानकारी है कि ईरान में जो नेशनलिज्म है बहुत ज्यादा हाई है। और साथ ही जो इसराइल और ईरान को लेकर जो एक भावना है वो भी बहुत स्ट्रांग है, एंटी जो स्टेट सेंटिमेंट्स है। ऐसे में सर कोई भी जो कदम उठाने की बात कर रहे हैं, जैसे इसराइल भी कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, आपके हिसाब से सर जो सूरत हाल बनी हुई है सबको ऐसा लग रहा है कि बस अब आयतुल्ला सैयद अली खामनेई उनकी सरकार गिर जाएगी, सत्ता से चली जाएंगी, पहलवी वापस आ जाएंगे। आप पूरी इस स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं? क्या आकलन आपका है? वाकई में कुछ होगा या ये स्थिति सिर्फ दिखावे मात्र है? तो पहला उसका समाधान एक ही है कि वहां शायद कुछ नहीं होने वाला है। ये सत्ता वैसे की वैसे रहेगी, खमेनी कहीं नहीं जाने वाला है। इसकी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट सरकार है वो रहेगी। दिस इज माय फर्स्ट असेसमेंट। मैं इसके लॉजिक देता हूँ, तो दैट इज अ फर्स्ट। सेकंड, जैसा आपने कहा, कोई बाहर से दखल आती है तो ऑब्वियसली सब लोग एकजुट हो जाते हैं। देश के अंदर खमेनी के खिलाफ बहुत सी आवाजें हैं। इनको खत्मा करके, इनको निकाल के कोई अल्टरनेट लेके आने का वहां ईरान में बहुत से शक्तियां हैं, बहुत से सोच विचार भी हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वो इस्लाम छोड़ के फिर जोरास्ट्रियन जो पारसी रिलीजन है उसमें जाने का भी हमने वीडियोस देखे हैं। उधर उनके कुछ मस्जिदें जला दी, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, वो भी है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं है। मगर जैसे आपने भी कहा इंट्रोडक्शन में, वो एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, भारत से जुड़ी हुई सिविलाइजेशन। हम दोनों का रास्ता एक ही है। फायर वर्शिप हम भी करते थे, वो भी करते थे। तो उनमें वो ज्ञान जो है वो कनेक्शन नहीं गया आज तक। भले ही वो मुस्लिम्स बन गए होंगे और पहले सुन्नी थे फिर बाद में शिया बने, जो भी है, उनका वो सोच जो सिविलाइजेशन सोच गई नहीं है। तो सिविलाइजेशनल सोच के चलते हुए अपनी सिविलाइजेशन पे घमंड है उनका, और उनके ऊपर कोई भी प्रहार करता है, कोई भी उनमें दखल देता है, तो उनको ये धक्का मार के उसको निकाल देते हैं। शाह के खिलाफ यही था। इस्लामीपन तो उसमें उस समय भी था। हमने बहुत से फोटोज देखते हैं, लड़कियां बिकिनी पहन के स्विमिंग कर रहे थे या मॉडर्न ड्रेसेस पहन के घूम रहे थे। ये तेहरान में हो सकता है, इधर उधर कहीं पे हो सकते थे। उस समय भी हिजाब बहुत चलती थी। बाकी देश में ये इस्लामी सोच बहुत थी। खोमेनी के सपोर्ट इसीलिए था कि ये अमेरिका और इजराइल के टट्टू बन के काम कर रहा था ये, और बहुत इनके ऊपर जुल्म किया था अपने प्रजा के खिलाफ। तो ये चीज चलते हुए लोग सोचे कि फिर खमेनी को लेके आएंगे, खमेनी को लेके आएंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचे थे। तो वो उनके अंदरूनी मामला है। खमेनी को निकालेंगे तो वो अपने बलबूते पर, अपनी समाज के बलबूते पर उसको निकालेंगे। कब निकालेंगे निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो उनका सोच है। मगर कभी भी कोई भी बाहर से शक्तियां आके उसमें दखल देते हैं, ये एकजुट हो जाते हैं। जो भी खमेनी को खत्म करना चाहते हैं वो भी एकजुट हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए। जब तक ईरान में ये सोच आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी जो एनालिसिस होगी वो गलती होगी। मैंने यहां तक देखा है, मैंने बहुत से भारत के चैनल्स में, कि खमेनी ऑलरेडी भाग गया है, ऑलरेडी रशिया में छुपा बैठा है। उनका अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, और आने वाले दिनों में वो भी आ जाएगा। आईआरजीसी तो खत्म हो गया, देखो वीडियो देखो, आईआरजीसी कैंप में अटैक हुआ, उनको ये मारा पीटा, सब कुछ हुआ। देखिए, जब तक वो ट्रेडर्स का एजिटेशन था, जब उनका जो रियाल था वो 40-50% ऊपर चला गया था, जेन्युइन उनका प्रॉब्लम था
कि आज किस भाव पे हम बेचें और खरीदना तो किस भाव पे आएगा उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, तो उसके चलते हुए उनकी जो प्रॉब्लम्स थे जेन्युइन थे। उस समय आईआरजीसी का और सरकार का भी यही स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, हम जानते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है, आपको सुनने के लिए तैयार है और इनका कुछ समाधान निकालने का भी कोशिश करेंगे। मगर जैसे पिछले बहुत से ये एजिटेशंस में बाहरी शक्तियां जो इसमें घुसते हैं, चाहे वो नेपाल ले लीजिए, नेपाल बच्चों को क्या था, इंटरनेट रिस्टोर करो, हम क्या है वो इंस्टाग्राम उसको फेसबुक में हम खेलते रहेंगे, उसको आप बंद मत करो। मगर वो उठाने के बाद भी वहां इतना एजिटेशन हुआ, उनके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कोर्ट्स पे अटैक हुआ, इनके प्रधानमंत्री के घर जला दी गई, ये सब हुआ ना। ये करने वाला कोई और है, जो एजिटेशन स्टार्ट करते हैं वो नहीं है, उसको हाईजैक करते हैं। बांग्लादेश में भी यही हुआ है। बांग्लादेश में उनको क्या था, रिजर्वेशन निकालना था, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, निकाल दीजिए फिर हम, ठीक है। मगर इमीडिएटली फिर शेख हसीना के घर पे धावा बोलना, फिर जला देना, ये जो एक्सट्रीम वायलेंस जो है ना, वो एक सोची समझी साजिश के तहत होता है, जो विक्टोरिया न्यूलैंड ने किया था 2014 में, ये यूक्रेन में किया था, मैदान रेवोल्यूशन जो लाई थी ना, वही अब ब्रांडिंग कहीं भी देखिए आप, तो उसको सत्ता पलट के वो सत्ता अपना कब्जे में ले लेने का जो इंटरनेशनल सोच है, वही अब ईरान में भी चल रहा है। यहां तक क्या बोलते हैं उसको, मार्को रूबियो ने, इससे पहले फर्स्ट टर्म ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का माइक पॉम्पेयो, जो क्या कहते हैं उसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो उनका ट्वीट आपने देखे होंगे। उसमें ये कह रहा है कि मोसाद, कंग्रेचुलेशंस टू मोसाद ऑन द ग्राउंड करके वो ट्वीट कर रहा है। वो तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुका है, उनको तो बहुत से सीक्रेट्स पता होगा ना, अब नहीं रहे, बट फिर भी वो रिपब्लिकन ही है, फिर उनके तो कॉन्टेक्ट रहेगा, उसको पता चलेगा। तो ये मोसाद अग्रेसिवली कर रही है, इसमें अमेरिकन दखल नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ये सोचता है कि उनके इर्द गिर्द में, अपने पड़ोस में जो भी तकलीफें हैं उनके लिए, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, या चाहे हौतीस का हो, जो भी है, इनके पूरे फाउंटेन हेड ईरान है। ईरान से ही इनको फंडिंग आती है, ट्रेनिंग आती है, पैसे आता है, सब कुछ उन्हीं का चल रहा है। इन छोटे छोटे इस शक्तियों से लड़ने से पहले ईरान में आप तब्दीली लाएंगे, उसको निकाल देंगे, तो हमारी लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन का हमारी समस्या का परिष्कार मिलेगा। ये इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू का सोच है। अमेरिका इसे नहीं सोचती है। अमेरिका इसीलिए उनको रेड लाइन दिया था, आप ईरान में जो करना है करो, मगर खमेनी को नहीं मारोगे। जब ये उनके हमास के लीडर्स को ईरान में चुन चुन के मार सकते थे, आईआरजीसी के कमांडर्स को मार सकते थे, खमेनी की किस बात की, वो कहां छुपा इनको पता था, मगर अमेरिका ने उसको परमिशन नहीं दिया, उसको उड़ाने का परमिशन नहीं दिया अमेरिका। क्यों? अभी भी अमेरिका को बाजू में रखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू करवा रहा है पीछे से। बेंजामिन नेतन्याहू का अपने देश के हिसाब से देखिए तो सही है, ईरान की रेजिम खत्म हो जाएगा तो इजराइल शांति से जी सकता है, तो उनका सोच वही है। वहां जो भी बैठा है वैसे सोचना चाहिए, वो सोचना सही भी है। मगर अमेरिका का सोच क्या है, यहां आप रेजिम चेंज करोगे तो फिर वहां वेस्ट एशिया में, गल्फ रीजन में इनको डराने वाली कोई शक्ति नहीं रहेगी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतार, कुवैत। इनको अब डर किस बात की है? ईरान की डर है। ईरान कुछ भी कर सकता है, इनके पास न्यूक्लियर हथियार है, बहुत बड़ा शक्ति है, तो इसीलिए अमेरिका की जरूरत है उनको। इसीलिए इतने बेसिस आप यूएई, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इस हर मुल्क में, हर कंट्री में कोई ना कोई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है। उनके बेसिस होंगे, उनके नेवल फ्लीट होंगे, उनके एयर बेसिस होंगे, और हथियार अमेरिका से ही खरीदते हैं लोग। तो अब जब ईरान की रेजिम कोलैप्स हो जाएगी, मान लीजिए कि पहलवी आ जाएगा उधर, राजा बनेगा, तो वो इजराइल के साथ दोस्ती रखेगा, फिर अमेरिका के साथ दोस्ती रखेगा, सऊदी अरेबिया के साथ भी वो दोस्ती रखेगा, फिर धंधा और दुकान चलाने की कोशिश करेगा। जब इतना शांति आ जाएगी उधर, तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये अमेरिका का क्या जरूरत है उधर, उठा फेंक दो। अरे हम सब भाईचारा है, हम सब दोस्त है, तो आप क्या करोगे इधर आके? तो ये चीज जब होगा ना, अमेरिका कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि आज अमेरिका एक ही चीज पर टिकी है, वो है डॉलर।
अब यहाँ के जितने भी रूलर्स थे, जो डॉलर से हटने का सोच भी उनके दिमाग में आया, उनको निकाल दिया। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे गद्दाफी हो, अब वेनेजुएला देख लीजिए। दुनिया में कोई भी डॉलर के सिवा तेल बेचेंगे तो उसको निकाल देंगे। तो ये है, क्योंकि आज डॉलर को पकड़ के रखने वाली कोई शक्ति नहीं है। जब 1971 में गोल्ड से जो लिंक था वो लिंक काट दिया, ये फिएट करेंसी हो गया, मतलब हवा में ऐसे ही है। अमेरिका का जो गारंटी है उसको चलते हुए आपको लेना है, उसका गारंटी क्या है, कभी भी वो तोड़ सकता है। जैसे रशिया के साथ किया, उनको स्विफ्ट से निकाल दिया, डॉलर से निकाल दिया, फिर इनके जितने भी डिपॉजिट से उसको हड़प लिया। तो कौन बिलीव करेंगे अमेरिका को? तो ये जब ये चीज होगी तब वो गड़बड़ में, मतलब अमेरिका की शक्ति जो है खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान चाइना से युआन में ट्रेड करने का बात कर रहा है। ये होगा जब डॉलर की जो वर्चस्व है, डॉलर की जो कब्जा है, कंट्रोल है, वो निकल जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा। $38 ट्रिलियन उनका डेट है, तो वो कैसे चलाना है? क्योंकि दुनिया में हर देश डॉलर में ट्रेड कर रहा है ना। मान लीजिए भारत श्रीलंका से ट्रेड करना हो, नेपाल से ट्रेड करना हो, हम डॉलर में कर रहे हैं, क्यों करना है भाई? हमारी करेंसीज में आप कर सकते हैं ना। तो ये चीज, इसके डर के चलते हुए वो वहां कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई शक्ति दिखाना है। देखो वो राक्षस आपके सामने खड़ा है, उनसे आपको बचाने के लिए हम यहाँ रहना है। इसीलिए इतने फोर्सेस उनके कैंप लगा रखा है। इसीलिए अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि ये खत्म हो। मगर बदकिस्मती से मान लीजिए कि ईरान में ही कोई रेवोल्यूशन आती है और उनको निकाल देते हैं, अपने लोग खामेनी को निकाल के कोई ऑल्टरनेट लेके आते हैं। पता नहीं इनको राजा पहलवी को बुलाएंगे या खुद वहां डेमोक्रेसी कायम करेंगे, पता नहीं। मान लीजिए वो चीज होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अभी इतना जल्दी होने वाला है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। मान लीजिए भी वो हो जाएगा, तो उस देश को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका ऑलरेडी उनके फ्लीट, उनके बॉम्बर्स, ये सब गल्फ में तैनात कर दिया। तो अब वो तो चाहता नहीं है उसको निकालने का, मगर होगा ना, रशिया ना चाइना कोई भी यहाँ घुस ना पाए, अमेरिका फर्स्ट मूवर होगा, इसके लिए वहां जाके बैठा है। मगर चाइना रशिया चुप नहीं बैठे हैं। वहां वेनेजुएला तो अपना मतलब अमेरिका का पड़ोस में है, अमेरिका के बगी उसका मतलब उसका बैकयार्ड है, इसीलिए आप जो करो करो, मगर यहाँ आके कुछ गड़बड़ करेगा हम छोड़ेंगे नहीं। अभी चाइना ने ईरान को सपोर्ट कर रहा है, 80% से ज्यादा इनके एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है उसको काट दिया, तो वहां चल नहीं रही है, इंटरनेट तो बंद कर दिया, बाकी स्टारलिंक से चला रहे थे। जब स्टारलिंक भी कट गया, तब ये पूरे रेवोल्यूशन जो भी है ये सब धीरे धीरे से खत्म हो रहा है। फिर पहले 5-6 दिन ये छोड़ा, उसके बाद मारना शुरू किया। फिर सरकार तो वैसे ही है, माशा अमीनी केस में क्या किया था सरकार, कुछ दिन चला बंद हो गया। यही होने वाला है इधर भी। अभी वो रिटेलिएटरी मोड पे चले गए। वो सरकार जब रिटेलिएट करेगी तो ऑब्वियसली उनका तो क्या है, 10,000 मरेंगे। उनके बीच में बड़ी खबरें आ रही हैं, कोई कह रहा है 12,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए, कोई कह रहा है कुछ हो गया, कुछ कह रहा है इतने लोगों को फांसी हो गई। सर, इस तरह की भी रिपोर्ट्स बीच में आ रही है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। अपनी देश के ऊपर जो भी होगा, सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे, कोई भी सरकार हो वो यही करेगा। अब इनको लेक्चर देने वाले कौन है? अमेरिका कौन है? कितने लाखों को ये मरवाया पूरे देश में, ये रेजिम चेंज के चक्कर में। यूक्रेन में कितने लोगों को मारे थे, ये जॉर्जिया में कितने लोग मरे थे, इनके ये जो पागलपन है रेजिम चेंज का। तो कौन, मतलब कोई भी देश हो यही करता है ना। तो अपने खुद के सिटीजन को मार दिया परसों। आइस जो है मतलब उनके जो इमिग्रेशन का जो टीम है, वो अपने ही देश का महिला, वो गाड़ी में जा रही थी, उसको शूट करके मार दिया। और डोनाल्ड ट्रंप उनको समर्थन कर रहा है, उनके आइस टीम को, कि शी वाज बिहेविंग हॉरिबली। जो भी हॉरिबली बिहेव कर रहे हैं, तो आप शूट करने का आपका कोई हक नहीं बनता है ना। पेपर स्प्रे करो या उसके टांगों में मारो ताकि वो उसको गिरफ्तार करो, फिर कोर्ट में पेश करो। मारने का हक कौन दिया आपको? और वो वाला देश जो अपने खुद के सिटीजन को नहीं छोड़ा है, वो अभी मॉरल लेक्चर देने चली है, उसको कौन सुनेगा? तो कोई भी देश हो वही करेगा। अब डेंग शॉपिंग ऑलरेडी वो खबर में लेटा हुआ था, आंख बनना बाकी था, वो बंदा ऑर्डर किया, लाखों बच्चों को गिरफ्तार किया, मारा टियानमेन स्क्वायर में। तो ये तो हर देश में यही होता है। अब सरकार के खिलाफ जाओगे, सरकार
बर्दाश्त की एक सीमा होती है, उसके बाद एक्शन लेंगे। जब एक्शन लेंगे तो लोग मरेंगे। इसको कोई, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, किसी भी देश में यही होगा। तो जब तक वो एक लिमिट तक रहेगा कोई टॉलरेट करेंगे। किसी का लिमिट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, मगर वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो मारेंगे। हमने क्या किया जब खालिस्तानी मूवमेंट चला था पंजाब में, किसको छोड़ा है? केपीएस गिल ने पकड़ पकड़ के मारा है इनको। कश्मीर में हमने क्या किया? आप देश को चुनौती नहीं दे सकते, सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हो, सरकार से आप अलग राय रख सकते हो, पार्टियों के खिलाफ आप अलग राय रख सकते हो, देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। कोई भी देश उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यही गलती इधर भी हुआ ना। पहला इनकी तकलीफ जेन्युइन थे, इतना उनका रियाल का पतन हुआ वो जेन्युइन था, मगर इसको हाईजैक करने का कोशिश मोसाद ने किया। वो उसका पॉपुलर सपोर्ट ज्यादा नहीं था। हाँ, जैसे मैंने कहा, होंगे 30, 40, 50% भी हो सकते हैं जो खमेनी के खिलाफ होंगे, मगर उसका भी एक हद होती है ना। एक जब रेड लाइन पार करोगे फिर ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट। वही तो कर रहा है। खमेनी का स्टेटमेंट भी था, आप जो कह रहे हो आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम सुनने के लिए तैयार है, आपके हक बनता है कि आपकी तकलीफें हमें हमारे तक पहुंचाना, मगर ये तोड़ फोड़ करना, लोगों को मारना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बोला था, इसलिए उनको फांसी में चढ़ाएंगे ताकि बहुत लोगों को कुछ मैसेज भेजें। फिर ये तो कुछ लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, यू कैंट स्टॉप इट। तो एक मोसाद एजेंट को पकड़ के उसको फांसी दे दिया। तो ये तो होगा ही होगा। मगर अब देखिए, हर एंगल से देखिए आप, चाहे इजराइल के एंगल पे देखिए, इजराइल जो करना है वो सही कर रहा है अपना देश को बचाने के लिए। ईरान जो कर रहा है वो भी सही है, अपना देश में बाहर की दखल ना हो, वो जो करना है वो कर रहा है। अमेरिका जो है वहां बैठा है, उसका कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, आके बैठ गया उधर। तो ये चीज है। तो लेट्स सी क्या होगा, देखेंगे। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां रेजिम चेंज होगा। और परसों के 2 दिन पहले वहां पूरे लगभग 50-60 टाउन्स में सरकार के समर्थन में बहुत से लोग रैलियां भी निकाले। तो वो भी तेहरान में तो बहुत बड़े पैमाने पे रैली उनके समर्थन में भी निकले थे। तो ये तो समाज, हर समाज में 2 वर्ग होते हैं। यहाँ भी मोदी जी को चाहने वाले जितने हैं, मोदी जी को हेट करने वाले, नफरत करने वाले उतने ही तादाद में आपको मिलेंगे इधर। मोदी जी को 50% तो वोट नहीं मिला ना, उसको 30-35% ही मिला। तो गठबंधन में के चलते हुए सरकार भी चल रही है। तो होगा, अपोजिशन हर देश में होगा। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में 50% होंगे तो इनके खिलाफ 50% होंगे। ईरान में भी ऐसे ही है। ईरान में खमेनी के समर्थन में लोग खड़े हैं, इनके खिलाफ भी लोग हैं। तो इसको स्ट्रेट जैकेट में नहीं देखना है। मैंने भारत के मीडिया में बहुत कुछ देखा है, ये तो ऑलरेडी भाग गया रशिया, मॉस्को भाग गया, जैसे बशर सर अल-असद आप भाग गया। जो बोल रहे हैं, कितने सारे लोगों ने तो सरकार गिरा दी, वहां पे तख्ता पलट हो गया, जैसे कि आप करें खामनेई भाग गया और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें पूरा मीडिया कह रहा है। लेकिन सर मुझे भारतीय मीडिया का ये समझ में नहीं आता कि हम जो यूएस का नैरेटिव है वो क्यों पुश करते हैं। अगर ईरान स्टेबल होता है तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और कौन सा यूएस जब हमारे देश में होता है, वो हमारे देश में भी तो इस तरह का काम करने की कोशिश करता है। कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, कितने सारे वो डेटा निकालता है, हैप्पीनेस इंडेक्स और ये उसका डेटा, उसका ह्यूमन राइट का और पता नहीं कौन कौन सा सारा। तो क्या वो भारत के लिए सारी चीजें सही होती है जो यूएस इशू करता है? तो हम यूएस का नैरेटिव क्यों पुश करने लग जाते हैं? नहीं, देखिए, यूएस का नैरेटिव हर जगह पे हम पुश नहीं करते हैं। जैसे अभी ट्रंप हमारे ऊपर जो भी टैरिफ लगाया, या बांग्लादेश में वो क्या कर रहा है उसके खिलाफ हम तो खड़े हैं। नहीं सर, मैं ईरान को लेकर बोल रही हूँ, ईरान को लेकर बोल रही हूँ। हाँ, तो ईरान में क्या प्रॉब्लम है ना, हम ईरान की रेजिम जो है वो भारत के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है। भारत के खिलाफ बहुत उनके एजेंडा बहुत अलग है। जैसे जब आर्टिकल 370 हमने उसको डाइल्यूट किया था, आप देखे होंगे श्रीनगर और बाकी वैली में इतने रैलीज नहीं निकले हैं और शटडाउन नहीं हुआ है उधर, बिल्कुल शांति था। मगर ये हुआ है कारगिल में हुआ था। कारगिल में शिया के पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमारे खिलाफ ईरान कश्मीर के बाद जब भी आती है भारत के खिलाफ ही खड़ा हुआ है, तो हम उसको अपोज करते हैं। तो हमारी जब इंटरेस्ट की बात आती है ओआईसी में हो, हमारे खिलाफ ही बोला है ईरान भी। तो ईरान हमारी कोई दोस्त नहीं है, मगर इंटरेस्ट है हमारी, चाबहार है, फिर वहां से हम सेंट्रल एशिया जाना है, अफगानिस्तान जाना है। इसीलिए सरकार की सोच ऐसी होती है।
और इस्लामीपन आती है या मतलब इन चीजों में जब उनको जो बोलना है भारत के खिलाफ बोलते रहता है वो, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ईरान। तो इसीलिए इस देश में वो इस्लामिक कट्टरपंथ की जो सोच है उसके चलते हुए उसके खिलाफ जो भी खड़ा है उसको समर्थन देते हैं, इसीलिए अमेरिका की समर्थन होती है। मैं खमीनी सरकार से मैं मेरा कोई हमदर्दी नहीं है, कोई दोस्त वो हमारी उसके भला चाहने वाला तो मैं नहीं हूं। ये कहीं भी हो, ये कट्टर इस्लामिक सोच रखने वाले सरकार जो भी है वो हमारे लिए भी खतरा है, जो भी सिविलाइजेशन उसके लिए भी खतरा है। वो जाना है, उसको जाना ही चाहिए, मगर बाहर की दखल से नहीं जाना, अपने देश में वो लोग डिसाइड करके उसको निकालना है, क्योंकि वो एक बड़ा सिविलाइजेशन है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया में पहला देश जो इस्लाम छोड़ने वाले देश होगी वो ईरान होगी। तो वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे अपनी उस पर छोड़ देता हूं मैं, मगर वो सिविलाइजेशन देश है, उसको कब्जा करके बैठा है। जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही है, वो हिजाब पहनो, ये पहनो, ये सब चीज जो है ना, ऑब्वियसली हम अपोज करते हैं, भारत में उसके खिलाफ हम खड़े रहते हैं, मगर उनके सॉवरेनिटी पे कोई चैलेंज करेगा हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए भारत अमेरिका की दखल से भी हम खफा है। वी आर नॉट अग्रीइंग विद अमेरिकन इंटरवेंशन। जो भी होगा अपने देश में होगा। जैसे तालिबान तो हमारे दोस्त नहीं है, तालिबान क्या क्या करती है, फिर भी हम तालिबान के साथ इतना दोस्ती क्यों है अभी? क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है तो हम उनको समर्थन में बैठे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी कर रहा है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं है। हम अभी भी चाहते हैं कि वो हजारा होंगे, फिर उज़्बेक होंगे, ताजिक्स होंगे, फिर या बलूचिस होंगे, जो भी उतने ट्राइबल्स हैं उन सबको सरकार में लें और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहां देश चले। ये हम भी अभी भी चाहते हैं। म्यांमार की जुंटा हमारी कोई दोस्त नहीं है, फिर भी हमारे इंटरेस्ट है वहां चाइना ना घुसने पाए, हम उसके साथ कोई कुछ ना कुछ रिश्ता रखते हैं। अभी श्रीलंका में भी यही है। हमारी तमिलों के खिलाफ क्या क्या हुआ था ये पहले, क्या कितना अत्याचार किया था, फिर भी हम उस देश से डील किया। इसीलिए उस देश के अंदरूनी जो मोरालिटी है उसके पर नहीं जाते हैं, मगर जनरली भारत में बहुत हमने सहा है, बहुत झेला है ये इस्लामिक आतंकवादी। हमने हमारी वो दर्द की जो सोच है, दर्द की जो एक्सपीरियंस है अभी गया नहीं है। इसीलिए ईरान की जो कट्टर इस्लामिक सोच है उसके खिलाफ इस देश खड़ा है। उसके खिलाफ जो भी आता है उनको समर्थन देना एक नॉर्मल सी हो गई है। बट हम ये समझना है कि सरकार की क्लैरिटी है, हम उसमें दखल नहीं करते हैं, किसी और की दखल भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब ये तनाव हो रहा था गाजा और इजराइल के बीच में, हमने ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइजेस भी किए हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ एन अप्रोच वी शुड हैव। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। वी अपोज एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स। जो भी अपना समाज में महिलाओं के साथ जो करता है, वी आर कंप्लीटली अपोज टू इट। बट वो उनका अंदरूनी मामला है, हम उनको मॉरल लेक्चर देना हम नहीं निकले हैं। हमारी इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करेंगे। चाबहार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साउथ ट्रांसिट कॉरिडोर NSTC, रशिया के साथ हमारी जो प्रोग्राम है वो ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इनकी जो गुड्स आती है ना बाल्टिक सी से होते हुए, इंग्लिश चैनल से, फिर आइबेरियन पेनिनसुला से, मेडिटेरेनियन सी, फिर रेड सी, इसमें जो रशिया की गुड्स आते हैं ना, ये कोई भी बीच में रोक सकता है। हमारे लिए वो खतरा है। रशिया से सीधा ईरान, ईरान से समुंदर और मुंबई या गुजरात हम लेके आएंगे तो हमारे लिए सेफ है। तो इसलिए ईरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसिट के लिए, ट्रेड के लिए। फिर अफगानिस्तान को हम कुछ वहां पहुंचना है। पाकिस्तान को कंप्लीटली उसको इग्नोर करके उसका जो ज्योग्राफी है उसको जीरोइज करने के लिए ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम हमारी जो इंटरेस्ट है उसको हम समर्थन करते हैं। बट जैसे मैंने कहा, प्रजा में हो सकता है ये इस्लामिक सोच के खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, बट इट डजंट मैटर। वी आर वेरी क्लियर। ईरान वी विल स्टे न्यूट्रल, बट ईरान में किसी की दखल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ईरान में अगर बदलाव या क्रांति आए तो वो अपने खुद के इंटरनल लोगों की मांग और उन्हीं के चलते आए तो ये जेन्युइन होगा। और वहाँ जो महिलाओं के खिलाफ खास तौर से हो रहा है, उसमें महिलाएं सड़कों पर आ रही हैं, वो उनकी और जो ट्रेडर्स की मांगे वो जेन्युइन है। लेकिन कोई भी एक्सटर्नल जो इंटरवेंशन है
वो कहीं न कहीं इस पूरे जो आंदोलन है उसको हल्का भी कर देता है और कहीं न कहीं ईरान को यूनाइट भी कर देता है। कहीं वो और हल्का पड़ जाता है, वो वापस नीचे चला जाता है। तो ये हम रिपीटेडली देख रहे हैं। अब देखते हैं कि कब नेचुरली वहाँ पर हम एक बदलाव होता हुआ देखें और वहाँ पर लोगों को अधिकार मिले, महिलाएँ जिस अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उनको वो अधिकार मिल पाएँ। सर, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।